तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। एक प्रश्न का थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा कि पिछले 2 सेशन से एक स्टूडेंट लगातार एक प्रश्न पूछ रहा है कि सर यदि हम एबोनाइट की छड़ को यदि हम कांच की छड़ पे रगड़े तो क्या होगा। प्यारे बच्चों जब हमने फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी आपको बताई थी यानी कि घर्षण वैद्युतिकी के बारे में बताया था, तो वहां मैंने एक बात कही थी कि यह जो घर्षण वैद्युतिकी होती है जिसमें एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित, जिस पे जाते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है। तो ऐसी वस्तुओं के कुछ निश्चित जोड़े हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी वस्तु से किसी को भी रगड़ दीजिए और वह आवेशित हो जाए या उसमें आवेश स्थानांतरण हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि आप कांच की छड़ के एबोनाइट की छड़ को रगड़ोगे तो अब आप कहो कि सर किससे जाएगा, हो सकता है किसी से किसी में भी ना जाए। पहला प्रश्न। दूसरा, एक बच्चे ने यह लिखा हुआ था कि सर हम जब कांच की छड़ को रेशम की छड़ से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से ही कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन क्यों जाते हैं, रेशम की कपड़े से कांच की छड़ पे क्यों नहीं जाते। तो इसका उत्तर यह है प्यारे बच्चों कि इसमें भी यह देखा जाता है कि दोनों हमारे पास जो जोड़े हैं, जैसे कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा एक जोड़ा है, इसके बीच में घर्षण वैद्युतिकी काम करती है। लेकिन इसमें भी यह देखा जाता है कि किसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है, कौन देने के लिए तैयार है और कौन लेने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं जो कि हमारा आवेश, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे एक प्रश्न आता ही आता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं आवेश। तो आप समझ ही गए होंगे कि एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसको हमने देखा कि किसी वस्तु पर आता है तो वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का उसके अंदर गुण आ जाता है। और गुण क्यों आता है यह भी हम आपको बात बता चुके हैं, जिसको कि हमने प्रेरण के सिद्धांत में आपको क्लियर कराया था। तो आवेश आप समझ चुके हैं। अब है क्वांटमीकरण क्या है। क्वांटमीकरण एक शब्द से मिलकर के बना जिसे हम कहते हैं क्वांटम। ध्यान दीजिएगा मेरी बात में, यह क्वांटमीकरण किससे मिलकर के बना है। एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं क्वांटम, शब्द से क्वांटमीकरण शब्द बना है। पहली बात। अब समझिए क्वांटम क्या होता है। एक साइंटिस्ट थे प्लांक, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि जब सूर्य का प्रकाश आता है तो हम देखते हैं सूर्य का प्रकाश एक कॉन्टिन्यूस है, एक सतत है, एक समान रूप से आ रहा है। जैसे जल बहता है तो हम कहते हैं जल एक समान रूप से बह रहा है, वो खंडित नहीं है, वो टुकड़ों में नहीं है। लेकिन मैक्स प्लांक ने कहा सूर्य का प्रकाश जब आता है तो वह भी टुकड़ों के रूप में आता है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है, जो कि ऊर्जा के बंडल होते हैं। और उन ऊर्जा के बंडलों को उन्होंने नाम दिया था क्वांटम। तो ध्यान रखिएगा, किसने कहा था, मैक्स प्लांक ने। मैक्स प्लांक ने क्वांटम के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो मैक्स प्लांक ने यह बात तो बता दी कि सूर्य का प्रकाश छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आता है और एक टुकड़े की जो एनर्जी थी वो थी E = h²। और इस बारे में डिटेल में चर्चा हम क्लास 12th में ही पढ़ेंगे जब हम ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पढ़ेंगे, यानी कि द्रव्य तथा तरंग की द्वैत प्रकृति। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम वहां पर इस चीज को डिटेल में समझेंगे। तो फिलहाल मैंने ये आपको इतना बताया है कि ये जो क्वांटमीकरण शब्द है ये आया कहां से है। ये मैक्स प्लांक ने प्रस्तुत किया था और यह किस शब्द से बनता है, क्वांटम शब्द से बनता है। अब इसका अर्थ समझिए। क्वांटम का अर्थ होता है एक टुकड़ा, एक पैकेट, एक बंडल। अब जब हम उसको यहां लगाते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण करते हैं, इसका अर्थ है कि आवेश जो है वो सतत नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। इसका सतत और कॉन्टिन्यूस का अर्थ समझिए। मैंने कहा कोई एक संख्या है, मैंने कहा एक संख्या ले ली, 2 संख्याओं का गैप ले लिया। पहली संख्या है 1 और दूसरी संख्या है 2। इनके बीच में और कौन कौन सी संख्याएं आ सकती है समझिए। इनके बीच में आ सकता है 1.1, दूसरी आ सकती है 1.12, तीसरी आ सकती है 1. कह सकते हैं 3 या 1.4, 1.9 और तब आ सकता है क्या, 2। तो ये बीच की संख्याएं भी आ सकती है 1 तथा 2 के बीच में। इसका अर्थ है ये क्या है, ये सतत है, ये कॉन्टिन्यूस है। एक
1 और 1.1 के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं आ सकती है। ये गणित की बात है, आप समझ रहे होंगे। मूल प्रश्न में आते हैं। क्वांटमीकरण का अर्थ है कि यदि कोई चीज सतत ना हो, कॉन्टिन्यूस ना हो, लगातार ना हो, वो केवल खंडों में विभक्त हो, तो उसको हम कहते हैं वो क्वांटमीकरण है उस चीज का। अब जब आवेश के संदर्भ में यह आता है तो हम इसकी एक परिभाषा देते हैं। हम कहते हैं आवेश सतत न होकर के कोई भी जो आवेश होता है वह एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, और जो न्यूनतम मान है वही उसकी आवेश की क्वांटम संख्या है। परिभाषा लिखते हैं जिससे आपको डिटेल में समझ में आ जाएगी बात, और फिर उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या कहा हमने कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, इस वाले सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार आवेश सतत न होकर के, सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस, लगातार, जैसे मैंने यहां संख्याओं का एग्जांपल दिया, सतत न होकर एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। तो मैंने परिभाषा दी कि इस सिद्धांत के अनुसार आवेश सतत न होकर के, कॉन्टिन्यूस नहीं है, जैसे मैंने यह संख्याएं बताई है, ये हम कह सकते हैं इनमें कॉन्टिन्यूटी ला सकते हैं, तो सतत न होकर के एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अब मूल आवेश क्या है, इस बात को समझिए। जो मूल आवेश होगा, मूल आवेश जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। यह है ई का मान। अब इस ई के दो मान हो सकते हैं। एक हम कहें कि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और वह किसके बराबर होता है? -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। और दूसरा जो होगा वो प्रोटॉन का आवेश होगा, जो कि धन आवेश होता है, और ये होगा +1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो ये ई मूल आवेश क्या है? ई है। इसके दो मान हो सकते हैं, या तो वो ऋणात्मक हो जो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, या वो धनात्मक होगा जो कि प्रोटॉन के आवेश के बराबर होगा। और इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है प्रोटॉन पे भी उतना ही आवेश होता है, बस अंतर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन पर आवेश का मान धनात्मक होता है। तो यहां से मुझे लगता है क्वांटाइजेशन या आवेश के क्वांटमीकरण का क्या सिद्धांत है, आपको यह समझ में आ गया होगा। अभी एक चीज और है इसमें, जब हम कहते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी जो आवेश होगा वो सतत न होकर के एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो यदि हम सूत्र बनाएं, तो यहां पर सूत्र लिखेंगे इसका, तो कोई भी जो आवेश होगा Q, वह पूर्ण गुणज होगा किसका? E का। और पूर्ण गुणज के लिए क्या लगा लेते हैं? N लगा लेते हैं, और यह हमारा क्या आ जाता है? इसमें सूत्र आ जाता है। इसी सूत्र को एक और रूप में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Q ± NE, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब आप कह रहे होंगे कि सर n क्या है, क्योंकि E के मान तो आपको पता चल गया, E का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम है, जहां n का मान या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, अर्थात जो n है, n एक पूर्णांक है। पूर्णांक है, पूर्णांक का अर्थ है ये पूर्ण संख्या है, ये एक पूर्ण संख्या है। 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, लेकिन 1.1 नहीं होगी, 1.2 नहीं होगी, 2.5 नहीं होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यह हमारा क्या है? एक मूल सूत्र है। प्यारे बच्चों, यहां एक बात ध्यान रखना, इस फार्मूले के बेस में आपके पास 1 नंबर का प्रश्न मैक्सिमम बार बोर्ड में आता ही आता है, तो उसे इसके बाद हम कराएंगे जरूर। एनसीईआरटी के 2 एग्जाम्पल बताएंगे, और कुछ जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स होंगे वो चैप्टर के लास्ट में आपको कराए जाएंगे। तो हमने कहा n क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको हमने यहां पर एक बात बताई कि जो आवेश का मात्रक होता है, वह आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो यदि आप कूलाम की परिभाषा देना चाहें तो क्या दे सकते हैं?
हमें क्या देनी है, कूलाम की परिभाषा, कूलाम की परिभाषा। यदि कूलाम को परिभाषित करना है, देखिए इस चैप्टर में तो अभी हम कह सकते हैं कि वह बात नहीं आई है, वह हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट नहीं आए हैं जिनके रूप में हम इस कूलाम की परिभाषा देंगे। लेकिन आपको ध्यान हो, आपने क्लास 11th में जो फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी होगी, यानी कि मूल मात्रक पढ़े होंगे, उसमें एक राशि पढ़ी होगी जिसे हम कहते हैं विद्युत धारा। तो यदि कूलाम को मूल मात्रकों के रूप में प्रदर्शित करना है तो उसको प्रदर्शित किया जाता है किसके रूप में, विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर के रूप में। और आपने क्लास 10th में एक सूत्र पढ़ा होगा, क्लास 10th में एक सूत्र पढ़ा होगा, Q बराबर होता है I इंटू टी के, जहां I क्या है, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, और इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और टी क्या है, समय, और इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो अब मैं कहूं Q का मात्रक क्या है, कूलाम, तो हम कहें कूलाम। इस Q को यदि लिखा जाए, यहां पे मैं लिखूं तो Q को क्या लिख लेंगे, Q का मात्रक हो गया कूलाम। I यानी कि वैद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर, और T का मात्रक क्या हो गया, सेकंड। तो कूलाम, एक कूलाम बराबर हो गया 1 एम्पियर गुणा 1 सेकंड। इसको माइनस मत लीजिएगा, ये डैश है। तो अब अगर यहां से हम परिभाषा निकालें कूलाम की तो क्या आएगी, हम कहें I क्या होती है, विद्युत धारा। तो यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक बहे, क्योंकि इस Q बराबर IT में मुझे Q की परिभाषा निकालनी है जो कि किसके रूप में है, कूलाम के रूप में, यानी कि कूलाम की परिभाषा निकालनी है। तो इसकी परिभाषा निकालने के लिए विद्युत धारा को भी एकांक मानना पड़ेगा। सब परिभाषाओं को निकालने का यही एक तरीका है प्यारे बच्चों। तो विद्युत धारा को भी 1 मान लीजिए और समय t को भी 1 मान लीजिए। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक बहे तो उसमें बहने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। तो इस परिभाषा को भी हम लिख लेते हैं। हमने कहा 1 कूलाम की परिभाषा क्या है, 1 कूलाम। यदि किसी परिपथ में, यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करें तो बहने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी, 1 कूलाम होगी। क्योंकि आप 12th में पढ़ रहे हो, 11th में भी यदि आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें भी हम किसी भी चीज की परिभाषा को इसी प्रकार से कैलकुलेट करते, इसी प्रकार से ज्ञात करते। अब यह जो कूलाम आ गया यह तो ठीक है। अब हम कहें कि आपने देखा होगा कि कोई भी, हमने कहा आवेश है, क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहता है कि कोई भी आवेश, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो इस E के मान का पूर्ण गुणज होगा। यानी कि E क्या है, एक आवेश की मात्रा है जो कि 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम है। यदि वो ऋण आवेश है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यदि वो धन आवेश है तो वह प्रोटॉन के आवेश का पूर्ण गुणज है। तो अब बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखिए मेरी बात का, जो चीजें मैं कह रहा हूं वो कभी ना कभी पूछी गई है बोर्ड में। तो हमने क्या कहा, हमने कहा आपसे प्रश्न पूछ लिया गया 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलाम आवेश कह लीजिए इसे, क्या आ जाएगा, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि ऐसा पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे। हमने कहा कि
एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ये एक इलेक्ट्रॉन बराबर इस पर आवेश है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। आपको किसका मान निकालना है? एक कूलाम का मान निकालना है ना, कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कुछ मत करिए, आप यहां पर एक कूलाम कर दीजिए और ये पूरा जो पद होगा ये बराबर के इधर इसके नीचे आ जाएगा। तो यहां पर आ गया 1/1.6 गुणा 10 की घात -19, ये आ गया। अब क्या करना है, 10 की घात 19 को ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 19 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 गुणा 10 की घात -19, ऊपर जाके देखिए +19 होगा, और +19 को मैं लिख सकता हूं 10 गुणा 10 की घात 18, और बटे कितना आ गया 1.6। ये चीज आपको समझ में आ रही है? 10 की घात -19 को ऊपर ले गया। चलिए इस स्टेप को एक और आगे बढ़ा देते हैं, आप कंफ्यूज ना होइएगा। इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, 10 की घात 19 ऊपर चले गया तो 10 की घात माइनस है तो ऊपर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 19 बटे 1.6 बराबर किसके, 1 कूलाम के। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 गुणा 10 की घात प्लस 18, क्योंकि 10 की घात 19 है, एक 10 निकाल दिया तो एक घात कम होगी, 10 की घात 18 बटे नीचे कितना आ गया 1.6 बराबर 1 कूलाम आवेश। ये इतने क्या चल रहे थे, इनके आगे इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन लिखते चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब दशमलव हटाइए, यहां 1.6 का ये हटा दिया मैंने, और यहां पर क्या कर दिया, एक जीरो बढ़ा दिया। अब 16 का भाग 100 में देना है, तो 16 पंजे 80, 16 छिक 96, 6 आ गया 96, तो 100 में से 96 गए, कितना हो गया 4। 16 का भाग दीजिए 40 में, दशमलव लगा दिया तो 40 बन जाएगा वो 4, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 आ गया। तो 40 में से 32 गया, कितना हो गया 8 बच गया। तो 16 का पहाड़ा 80 तक पढ़िए, दशमलव है जीरो लगा देंगे, 16 पंजे 80, तो ये हो गया 5 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन बराबर किसके होंगे, 1 कूलाम। तो 1 कूलाम में 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब 1 कूलाम एक आवेश का बड़ा मात्रक है। इसलिए आप देखेंगे आपकी बुक्स में आवेश के छोटे मात्रकों का इस्तेमाल किया गया है। कौन कौन से मात्रक होते हैं छोटे मात्रक, आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। तो अब हमने कहा यहां से हम इसको थोड़ा सा आगे की बात लिख रहे हैं यहां पर। तो हमने कहा आवेश के जो छोटे मात्रक होते हैं, एक होता है माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम, और यह बराबर लिखा जाता है 1 माइक्रो को ऐसे, कूलाम को ऐसे, 10 की घात -6 कूलाम के बराबर होता है। एक होता है मिली कूलाम, दूसरा हमने क्या कहा, मिली कूलाम, और इसको 1 MC मिली कूलाम लिखा जाता है, और यह बराबर होता है 10 की घात -3 कूलाम। तो कूलाम अपने आप में एक बड़ा मात्रक है, इसलिए जब छोटे मात्रकों का इस्तेमाल करेंगे तो या तो माइक्रो कूलाम का यूज किया जाता है या मिली कूलाम का यूज किया जाता है। आपकी बुक्स में काफी सारे न्यूमेरिकल्स में इन्हीं वाले कूलाम्स का जिक्र है, तो आपको वहां पर ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, यह है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहां पर आपको चार्ज के बारे में, उसके मात्रक के बारे में, क्वांटाइजेशन क्या होता है, इसको पूरा बताने की मैंने कोशिश करी है। यदि आपके कहीं पर कोई डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में लिखिए, और साथ ही आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एनसीईआरटी का पहला न्यूमेरिकल उदाहरण है 1.2। यदि आपने अभी मेरे द्वारा जो मैंने आपको बताया था कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि आपने वह सीख लिया होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। अब क्वेश्चन समझते हैं। उदाहरण 1.2, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो इसका अर्थ क्या है, देखिए क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन निकालें तो पहली बात तो क्या कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। इससे जो इसमें हम कहें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कितने में, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में। तो ये कहता है कि यदि
इतने इलेक्ट्रॉन की बजाय, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे आवेश ही तो है, आवेश ही तो ट्रांसफर हो रहा है, तो वो कह रहा है यदि इतने इलेक्ट्रॉन की बजाय 1 कूलाम आवेश को यदि हम भेजें, कितना, 1 कूलाम आवेश को यदि भेजना हो तो समय कितना लगेगा, यही पूछा है उसने कि स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, यह निकालना है। बहुत ही आसान है, सीधे आपने पहला स्टेटमेंट लिखना है, क्योंकि हमें समय ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं कि 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है बराबर 1 सेकंड में। एक नियम लगा रहे हैं प्यारे बच्चे, और कोई नई चीज नहीं। 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है 1 सेकंड में, तो कितने आवेश का, तो क्या लिखेंगे, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन का अर्थ हो गया 10 की घात 9 गुणा 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, अभी हमने बताया 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, तो उसको लिख लेंगे 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। इस इलेक्ट्रॉन की जगह मैंने ये चीज इसका मान रख दिया, इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख दिया। अब साथ में लिख लेंगे का स्थानांतरण होता है कितने, 1 सेकेंड में। तो हम कह रहे हैं 1 कूलाम कितने समय पे स्थानांतरित होगा, यही तो निकालना है। तो ये पूरे पद क्या है, हम कहें 10 की घात 9 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम है ना, इसे यहीं पर सॉल्व कर लीजिए। 10 की घात 9 ये घात किसकी है, प्लस की, ये घात किसकी है, माइनस की, तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात, ये हो जाएगा +9 -19, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। तो घात में क्या आ गया, 10 की घात -10, और क्या आ गया, कूलाम का स्थानांतरण होता है बराबर कितना, 1 सेकेंड में। तो अब मुझे क्या निकालना है, 1 कूलाम जब ट्रांसफर होगा तो कितने समय पे होगा, इस पूरे पद को हटा देंगे, यहां लिख लेंगे 1 कूलाम का स्थानांतरण होता है बराबर, यहां 1 बटे ये पूरा पद इसके नीचे चले जाएगा, 1.6 गुणा 10 की घात कितना आ गया, -10, और ये क्या है पीछे, सेकंड में। बस आपको इसी को तो सॉल्व करना है, अब सॉल्व कर लीजिए। यहां पर क्या आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा, यानी कि जो समय का मान होगा 1 कूलाम आवेश को ट्रांसफर करने में कितना समय होगा, 1 बटे 1.6 गुणा 10 की घात किसमें है, -10 सेकेंड। 10 की घात -10 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 की घात +10 बटे 1.6, किसमें मान आ रहा है, सेकेंड में। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 10 गुणा 1 घात कम कर देते हैं, जब मैंने 10 लिख लिया तो क्या आ गया, 10 की घात 9 बटे नीचे कितना था, 1.6। कैलकुलेशन करा रहा हूं, कुछ प्रश्नों में कराऊंगा प्यारे बच्चों, जहां डिटेल में आएगी वहां आपको कैलकुलेशन खुद करनी होगी, क्योंकि कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करने वाले। तो यहां से दशमलव हटाया, यहां पर दशमलव हटाया तो पर आ गया 0, 16 से भाग दे दीजिए। अभी हमने भाग देके देखा था तो वो आया था 6.25, और साथ में क्या गया, 10 की घात 9, और ये क्या चीज चल रही थी, सेकंड चल रही थी, तो कितना आ गया, इतने सेकंड। तो 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में जो समय लगेगा 6.25 गुणा 10 की घात 9 सेकंड के बराबर होगा। यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब एनसीईआरटी ने इसको कहा है कि आप इसको वर्षों में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, वर्ष में कैलकुलेट करने का एक आसान तरीका है, आप वर्ष को इस सेकंड से कोरिलेट कीजिए, दोनों में क्या संबंध है, 1 वर्ष कितने सेकंड के बराबर है, ये निकालना है पहले। तो निकालते हैं, वर्ष में निकालना चाहें तो लिखते हैं 1 वर्ष बराबर, 1 वर्ष में पहले कितने दिन होते हैं, हम जानते हैं 365 दिन होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो मल्टीप्लाई 24। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। तो इतना जब करें तो हमने 1 वर्ष को किस में बदल लिया, सेकंड में बदल लिया। अब मैं चाह रहा हूं कि 1 सेकंड में कितने वर्ष हैं, पहले ये निकालता हूं। तो कुछ नहीं करना, यहां पर 1 सेकंड लिख दिया, और ये जो पद है ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक का पद, इसको बाईं तरफ ले जाएंगे तो ये हर में जाएगा, यहां गुणा में है, वहां पर
भाग में जाएगा तो 1/, क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं 365 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60, और क्या है ये, वर्ष है। तो आपको पता चल गया 1 सेकंड में 1/365 गुणा 24 गुणा 60 सेकंड के बराबर होते हैं। इतने वर्ष होते हैं, सॉरी 1 सेकंड में इतने वर्ष होते हैं। तो अब यदि इसको वर्ष में बदलना है तो केवल इस वाले सेकंड की जगह, क्योंकि इसमें मैं गुणा 1 तो लिख ही सकता हूं, तो ये सेकंड की जगह हमें ये सारी की सारी चीजें यहां पर लिखनी है और साथ में वर्ष लिखना है। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे समय बराबर कितना है 6.25 गुणा 10⁹9। अब यहां लिखना था सेकंड, और सेकंड की जगह मैंने क्या लिख लिया, सेकंड की जगह है 1/365 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60, और साथ में अंश में क्या है, वर्ष। तो 1 कूलाम आवेश को ट्रांसफर करने में जो समय लगेगा वर्ष में, वो इतने के बराबर होगा। इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन काफी आसान था, लेकिन वही है, आपको इसकी थीम पता होनी चाहिए तो आपको काफी आसान लगेगा। यदि कहीं पर आपके कहीं डाउट है तो चैट सेक्शन में लिखिए, वरना हम क्या करते हैं, अपना अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते हैं। तब तक स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण 1.3, 1 कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं। अब प्यारे बच्चों, इसमें है 1 कप जल में कितने धनावेश या ऋणावेश होते हैं। यहां पहली बात तो आती है कि 1 कप में कितना जल होगा। उस जल को आप चाहे 50 ग्राम भी ले सकते हैं, 100 ग्राम भी ले सकते हैं, 150 भी ले सकते हैं, 200 भी ले सकते हैं। और एनसीईआरटी ने उसको लिखा है कि माना 1 कप में 250 ग्राम जल है, तो हम भी वैसे ही लेके चलते हैं। बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई ज्यादा इसमें समस्या नहीं। हाँ, जब कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें पिन पॉइंट लिखा होगा कि आपके पास 200 ग्राम जल है, अब उसमें बताइए कि कितने धनावेश तथा ऋणावेश होंगे, वहां पर आपको वही लिखना है। लेकिन यहां पर आप 1 कप जल में अपने हिसाब से मान सकते हैं। तो मैं भी यहां लिख रहा हूं, माना 1 कप जल की मात्रा बराबर है 250 ग्राम। 250 ग्राम ले। अब यहां से पहले क्वेश्चन की थीम को समझिए। आप 250 ग्राम जल है आपके पास, इसमें आपको निकालना है कि कितने धन और कितने ऋण आवेश होते हैं। धन तथा ऋण आवेश। धन आवेश किस में होते हैं, प्रोटॉन्स में। ऋण आवेश कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे। और आप जानते हो जितने भी पदार्थ बने हुए होते हैं, उन सभी पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। और किसी परमाणु में सामान्य अवस्था में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो सामान्य अवस्था में परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन पर जितनी आवेश की मात्रा होती है वो प्रोटॉन के ही बराबर होती है। बस अंतर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋण आवेश, प्रोटॉन का आवेश धन आवेश। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज निकाल लेंगे तो अगली चीज का संख्यात्मक मान उतना ही होगा। बस यदि एक धन आवेश है तो दूसरा ऋण आवेश होगा। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए, आवेश ज्ञात करने के लिए आपको परमाणु निकालने पड़ेंगे कि एक परमाणु में कितने हम कह सकते हैं धनावेश या ऋण आवेश होंगे। लेकिन क्योंकि यहां जल की बात कर रहा है तो जल क्या है, एक यौगिक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जल के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन तथा कितने प्रोटॉन होते हैं। तो पहले बात समझिएगा मेरी, हम लिखते हैं जल, जिसे हम कहते हैं H2O के एक अणु में सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, सबसे पहले मैं फर्स्ट लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन है सबसे पहले H2, तो हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहां हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 2। एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 प्लस साथ में क्या है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो ऑक्सीजन के 1 परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8।
तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 8। तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10। तो मैंने कहा था जितने इलेक्ट्रॉन होंगे प्रोटॉन भी तो इतने ही होंगे ना। तो सेकंड में लिख लेते हैं प्रोटोनों की संख्या बराबर, बिल्कुल ऐसे ही उसके हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन होगा, तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं तो कितने प्रोटॉन होंगे 2। और साथ में ऑक्सीजन के परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे 8, क्योंकि परमाणु क्रमांक 8 है उसका, तो लिख लेंगे 8। तो ये भी कितना हो गया 10। तो ये चीज हमने ज्ञात कर ली। अब आपको अगर ये पता चल जाए कि 250 ग्राम जल में कितने अणु हैं, कितने अणु हैं, अणुओं की संख्या पता चल जाए, तो एक अणु में क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन हैं और अणुओं की संख्या पता चल जाए तो आप आवेश ज्ञात कर सकते हैं। तो अब वही चीज, वही कॉन्सेप्ट हमने यूज करना है। और यहां पर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का आने वाला है जिसे हम कहते हैं मोलर द्रव्यमान। तो H2O का, जल का, चूंकि जल का मोलर द्रव्यमान बराबर होता है 18। द्रव्य का मोलर द्रव्यमान, इसको थोड़ा ठीक से लिखें, ये 10, मोलर द्रव्यमान हमने कहा कितना है 18। और ये किस में लिया जाता है ग्राम में लिया जाता है। ये एक सीधा सीधा है कि हर यौगिक का मोलर द्रव्यमान अलग अलग होता है। अब यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे, ये केवल एनसीईआरटी के ही ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एनसीईआरटी में जहां पर कि और सब्जेक्ट की चीजों को भी कोरिलेट करा हुआ होगा। तो प्यारे बच्चों पेशेंस रखिए, काफी आसान है, एक बार यदि आप समझ गए तो कभी नहीं भूलने वाले आप। और अन्यथा हमेशा सोचते ही रहना कि आप एक कप जल में कितना धनावेश या कितना ऋणावेश हो। तो देखिए कैसे निकालते हैं। हमने कहा जल का मोलर द्रव्यमान है 18 ग्राम। अब कैसे निकलता है ये भी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। देखिए जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O। जल का सूत्र है H2O। अब H2O का हम कहें हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, होता है 1। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो 2 हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1 AMU में, और 2 परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2। तो यहां पर क्या लिख लेंगे 2 प्लस ऑक्सीजन का आ जाइए। ऑक्सीजन का जो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 16। ध्यान रखिएगा 16, परमाणु क्रमांक था 8 लेकिन परमाणु द्रव्यमान कितना है 16। तो ये कितना हो गया 16। तो 16 और 2 कितना आ गया 18। तो इसके परमाणु द्रव्यमान को यदि मैं ग्राम के रूप में व्यक्त कर दूं, 18 को 18 ग्राम ले लूं, तो यही इस यौगिक का जल का मोलर द्रव्यमान कहलाता है। केमिस्ट्री में जाइएगा, क्लास 11th में मैंने स्टार्टिंग के 5 चैप्टर वहां कंप्लीट कराए हैं, वहां मोलर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाया है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। तो ये कितना हो गया 18 ग्राम। अब समझिए मोलर का अर्थ कितना होता है। मोलर द्रव्यमान का अर्थ होता है 1 मोल अणुओं की संख्या। तो हम लिखेंगे चूंकि 1 मोल अणु की संख्या बराबर होती है 6.02, साथ में 3 भी लिख लेते हैं, गुणा 10 की घात 23। तो 1 मोल में 6.023 गुणा 10 की घात 23 अणु होते हैं। तो इसका अर्थ है 18 ग्राम में इतने अणु होंगे। यही तो बात समझ में आ रही है ना आपको, क्योंकि 18 ग्राम क्या है जल का मोलर द्रव्यमान है और 1 मोल का अर्थ कितना है 6.023 गुणा 10 की घात 23 अणु। तो अब हम जो बात लिख रहे हैं इन दोनों को मिला के लिख रहे हैं, इन दोनों को हम लिख सकते हैं अतः 18 ग्राम में 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या बराबर कितनी होगी 6.023 गुणा 10 की घात 23। इतनी संख्या होगी 18 ग्राम जल में, यही तो इसका मोलर द्रव्यमान का अर्थ है। अब आगे समझिए, तो हमने कहा 1 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो एक एक नियम लगा रहे हैं जैसे पहले लगाया था। तो 1 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, सीधी सीधी बात है, 18 ग्राम में इतनी थी तो 1 ग्राम में क्या हो जाएगी, भाग में चले जाएगा 6.023 गुणा 10 की घात 23
बटे कितने नीचे आ गया, हमने कहा 18 चले जाएगा। ये बार बार थोड़ा सा 18 इस प्रकार से। पर मुझे क्या निकालनी है, हमें तो 250 ग्राम जल में निकालनी है। तो 1 ग्राम जल में यदि इतने अणु हैं, ये क्या है, अणुओं की संख्या है, तो 250 ग्राम जल में कितनी होगी। बस एक एक नियम को आगे लागू करते हैं, तो लिखते हैं अतः 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बराबर, तो अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, ये 1 ग्राम में इतनी है, तो 250 में कितना हो गया, इसका 250 गुना, तो क्या लिख लेंगे 250 गुणा 6.023 गुणा 10⁻23 बटे नीचे कितना आ जाएगा 18, और ये कितने हो जाएंगे, ये अणु हो जाएंगे। तो अब आपको पता चल गया 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या इतनी है। मैं यही तो कह रहा था आपको कि यदि अणुओं की संख्या निकल जाए तो एक अणु में आपको पता है कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, 10। तो इतने अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगी। तो लिखेंगे अतः 250 ग्राम जल में, अब अणुओं की जगह लिख देता हूं मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक अणु में, यहां पे देखिए H2O के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10। तो 250 ग्राम में यदि इतने अणु हैं तो इसका 10 गुना क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो क्या लिख लेंगे, बराबर 250 गुणा 6.023 गुणा 10⁻23 गुणा 10 बटे 18, और यहां क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन आपको प्रश्न में कहा है कितना धन तथा ऋण आवेश होगा, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, आवेश होता है, तो इसलिए लिखेंगे अतः 250 ग्राम जल में ऋण आवेश, अब क्या लिख लेंगे, ऋण आवेश की मात्रा। तो इसको करने के लिए क्या करना है, केवल इलेक्ट्रॉन की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखना है आपने। तो क्या लिखेंगे, 250 गुणा 6.023 गुणा 10⁻23 गुणा 10, और इलेक्ट्रॉन की जगह कितना लिख लेंगे, 1.6 गुणा 10⁻19 डिवाइडेड बाय कितना, 18 से भाग दे दीजिए, और इतना क्या आ जाएगा, ये मान कूलाम में आ जाएगा, इतना आ जाएगा आपका। अब आपको पता है ये मान किस में है, ऋण आवेश में है, तो इसके आगे सबसे आगे माइनस का निशान आ जाएगा, ये वाला। तो 250 ग्राम जल में ऋण आवेश की मात्रा इतनी होगी, और यही क्या होगी, धन आवेश की मात्रा होगी। क्योंकि आपने देखा था जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो लिखते हैं इसी प्रकार 250 ग्राम जल में धनावेश की मात्रा बराबर किसके हो जाएगा, सब चीजें ये आगे का निशान धनात्मक आ जाएगा, 250 गुणा 6.023 गुणा 10⁻23 गुणा 10 गुणा मान भी यही 1.6 गुणा 10⁻−19 और बटे कितना आ जाएगा 18, और ये क्या हो जाएगा, कूलाम। तो ये धनावेश का मान निकाल दिया हमने, ये धनावेश का मान हो गया, और ये क्या हो गया, ऋण आवेश का मान हो गया। कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, पहले भी बता चुका हूं। तो प्यारे बच्चों, यहां हमने एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं, क्वेश्चंस को करा, एग्जाम्पल को करा। ध्यान रखिएगा, यह जो हमारा क्वेश्चन है यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल का है, और ऐसे क्वेश्चन आपको केवल और केवल एनसीईआरटी की ही बुक में मिलेंगे। बाकी जगह आपको कराऊंगा मैं क्वेश्चन दूसरी बुक्स के, आप देखना वो इस लेवल के नहीं होंगे। क्या होगा, वो थोड़े से सरल होंगे, और वो आपके बोर्ड एग्जाम में जब आप कहते हैं कि पेपर आसान आया तो वो क्वेश्चन आते हैं, और जब आप कहते हो पेपर कठिन आ गया, बहुत कठिन आ गया, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो यदि आप बोर्ड एग्जाम की सॉलिड तैयारी करना चाह रहे हैं तो प्यारे बच्चों छोड़िएगा कुछ मत, पेशेंस रखिए, धीरज रखिए, हिम्मत रखिए। आप देखिए, केवल आपको थोड़ा सा प्रयास करना है समझने का, समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं,
और हो सकता है एक दो बच्चों को समझ में न भी आए। मैं ये भी गारंटी नहीं ले रहा हूं कि 100% बच्चों को मैं समझा रहा हूं। कुछ बच्चे थोड़ा सा उनका ध्यान इधर डाइवर्ट हुआ, थोड़ा इधर डाइवर्ट हुआ, थोड़ा चैट पढ़ने में लग गया, समझ लो उतनी देर में उनका कॉन्सेप्ट यहां पर लूज हो जाएगा, वो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन फोकस होकर के यदि समझ रहे हैं तो यहां से लेके यहां तक मैंने पूरे एक एक नियम का उपयोग किया है जो कक्षा 5 से कक्षा 4 से आप सीखते हुए आ रहे हैं और काफी आसान है। तो यदि यहां तक कोई आपकी दिक्कत है, कोई आपके हम कह सकते हैं डाउट्स हैं, तो चैट सेक्शन में लिखिए और चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4।